गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, तो आज हम लोग करेंगे अपना जो पाठ है लियासा की ओर, उसके प्रश्न उत्तर को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देवांश प्लीज क्लोज द डोर। ओके, तो उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सबको समझा रही हूँ। और जो बच्चे मेरे जो ऑफलाइन बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं, मैं डोंट वरी, मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूंगी। ऑलराइट, परेशान नहीं होना, तो समझ लीजिए। तो इसमें है, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तों को इसलिए जानते थे क्योंकि पूरे टिहरी जो शहर था, टिहरी शहर में वे अकेली माटी वाली थी, जो लाल मिट्टी देती थी वो अकेली थी, इसलिए उसको सारे शहरवासी जानते थे। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। प्रतियोगी क्या होता है? प्रतिद्वंदी। ठीक है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी को सबकी जरूरत थी। लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा वह उसके ग्राहक थे। ग्राहक का सबको पता होगा, ग्राहक क्या होता है? ठीक है, सभी उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी उसको जानते थे और वो सभी शहरवासियों को जानती थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, एक बार मैं फिर समझा रही हूँ। जो माटी वाली थी, वो अकेली माटी वाली थी, लाल मिट्टी जो देती थी शहर को। और वो मिट्टी किस प्रयोग में आती थी? क्योंकि चूल्हा लीपने के प्रयोग में वो मिट्टी आती थी। ठीक है, तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। और उसकी मिट्टी के द्वारा ही, लाई गई मिट्टी के द्वारा ही घर के चूल्हे चल पाते थे। इसलिए वो एक अकेली ऐसी औरत थी जिसके द्वारा लाई गई मिट्टी से घर के चूल्हे लीपे जाते थे, और इसलिए उसको सब जानते थे, सबको वह जानती थी। इसको किस तरीके से लिखेंगे एक बार फिर सुन लीजिए। इसको लिखेंगे, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वह अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको जरूरत थी, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। ठीक है, वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसको जानते थे। माटी वाली गरीब थी, फटेहाली और बेचारगी में उसकी पहचान एक कारण रही हो, क्योंकि वो उसका जो पहनावा था उसको देख के भी सब लोग पहचान जाते थे कि माटी वाली है, तो उसका एक एक कारण भी रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है आपका, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? नेहा, आप इधर आ जाओ बेटा, सामने समझाना इजी रहेगा। ठीक है बेटा, आप इधर आ जाओ। देवांश, रुका मेरा बेटा। आराम से बच्चों। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था ज्यादा समय? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवांश, इसको अच्छे से देख लेना बेटा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहले भी आपके पेपर में आ चुका है, तो इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें है, माटी वाले के सामने सबसे बड़ी और अहम समस्या थी कि वह अपना तथा बुढ़े का पेट कैसे भरेगी। बुढ़ा कौन था? उसका पति। ठीक है, तो माटी वाले के लिए सबसे अहम समस्या क्या थी कि वह अपना तथा बुढ़े का पेट कैसे भरेगी, और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे करे। अगर उसको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है तो वो अपना गुजारा कैसे करेगी। तब तक जो तो माठ खाना, उसकी रोजी रोटी बना हुआ था, वहां से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा, यह समस्या उसे पागल बनाए हुए थी।
उसे उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। इस वजह से उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी थी वो स्मार्ट खाने से चलती थी। ठीक है, और क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था तो ठाकुर की जगह पर रहती थी झोपड़ी बनाकर। और जब शहरवासी सब वहां से विस्थापित हो रहे थे, वहां जब पानी भर जाता, जब बांध का काम शुरू हो जाता, तो वो परेशान थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा है भी नहीं, तो ना कोई नाता ना कोई रिश्तेदार कि मैं किसी के पास जा सकूं, तो मेरा इसके बाद क्या होगा। तो उसके पास अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं था। आप सबको समझ में आया क्लास? प्रबल, यशमी, तुशिका, Yes, ma'am. आदित्य, समा काजमी, समा काजमी। ओके, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? ये मैंने आप लोग क्लास में समझाया था पहले भी। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, ये सीबीएसई में भी कई बार आ चुका था प्रश्न पहले, इसलिए इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इस प्रश्न से यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है, इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ, चाय के साथ, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि अगर आप लोगों को भूख लगी हो और आपकी मम्मी कुछ भी आपके सामने रख दे उस टाइम बना के, तो आप लोग उसको खा लेते हो कि ठीक है, और हो सकता है उसकी तारीफ भी करो कि हाँ हमको ये अच्छा लगा। और अगर भूख नहीं लगी है, आपने उससे पहले ही खाना खाया, उसके बाद आपके सामने आके पिज्जा रख जाता है या कोई फेवरेट चीज रख देते हैं, तो होता है कि खाएं ना खाएं, अच्छा अभी भूख नहीं है या अच्छा नहीं बना है, ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें कब आती हैं? जब हमारा पेट भरा होता है। और जब भूख लगी होती है तो कुछ भी हमारे सामने रख दो तो हम उसे पसंद ही करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है भूख मीठी कि भोजन मीठा। ठीक है, समझ में आया नेहा? एनी प्रॉब्लम बेटा? दिवांश, आप लोगों को सबको समझ में आया क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फिर उसके बाद है आपका प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार बनता है, मालकिन कहती है कि उसे अपने पुरखों की सब चीजों से मोह है। मोह मतलब प्यार है, उसे वो सब अच्छी लगती है। ठीक है, मालकिन कहती है कि उसे अपने पुरखों की सब चीजों से मोह है। ना जाने उसके पुरखों की कितनी मेहनत से पेट काट काट कर ये चीजें बनाई होंगी, मतलब अपनी इच्छाओं को मारकर उन्होंने ये चीजें सब बनाई होंगी। इसलिए इन चीजों को सुरक्षित रखना जरूरी है, उन्हें बेचना, वह भी अब बहुत सस्ते में बेच देना गलत है। मेरे विचार से मालकिन की बातें सत्य हैं। हमें जहां तक हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, परंतु पुरखों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। अगर जान पर संकट आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि मालकिन ने बोला कि मुझे अपने जो घर की जो चीजें हैं जो हमारे पुरखों ने बनाई है, मुझे उनसे मोह है, मुझे उनसे प्रेम है, क्योंकि उन्होंने अपना पेट काट काट कर अपनी हसरतों को मार मार कर हमारे लिए चीजें इकट्ठी की है, बनाई है, और इनको बेच देना वो भी एकदम कौड़ी के भाव में, एकदम सस्ते में, ये गलत है। ठीक है, मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने पुरखों की चीजों को इस तरीके से गवा दूं। लेकिन यहाँ पर दूसरा विचार भी बताया गया है कि मोह होना, अपने पुरखों की चीजों को सहेज कर रखना सही है, ठीक है, लेकिन अगर जान पर बन आती है, अगर ऐसा लगता है कि इन चीजों से हमारे को कोई नुकसान है, अगर जान पर बन आए, तो अपनी पुश्तैनी चीजों को छोड़कर वहां से अगर विस्थापित होना पड़े तो उसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि अगर आप अपने दिल से लगाए बैठेंगे, अरे ये तो मेरे दादी के जमाने का है, मेरी दादी ने दिया था, मेरी दादी ने दिया था, ठीक है, आपने रखा हुआ है और आपके सामने चोर खड़ा है, ये मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा,
नहीं भाई, मेरी दादी ने दिया था। आप मर जाओ लेकिन दादी को सवाल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यस कमेंट बेटा। ठीक है, तो आपके दादी के समान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप सबको समझ में आया? प्रबल? Yes, sir. ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माटी वाले को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाले को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? ठीक है, तो यहाँ पर है, माटी वाली को रोटियों की इस तरह गिनती बताना ही उसकी गरीबी को प्रकट करता है, उसकी गरीबी को दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग, उसके पास पेट भरने का पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज कमाती है और रोज खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है, इसलिए उसे रोटी का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। मतलब है कि जब माटी वाली को, जब वो मालकिन के घर पे गए थे माटी डालने के बाद, उसको 2 रोटियां मिली थी। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने खाया नहीं, है ना? उसने क्या किया था नेहा? यस, उसने उसे सबसे पहले ना खाकर उसने क्या किया? जल्दी से अपना कपड़ा खोला और एक रोटी को छिपा लिया। क्यों छिपा लिया? क्योंकि वो चाहती थी कि हो सकता है मुझे आगे कहीं से कुछ मिले ना मिले, तो मैं अपने बुढ़े के लिए ये रोटी रख लूं, अपने पति के लिए ये रोटी रख लूं कि जाकर मैं उसे खिला सकूं। उसने उसको छुपा लिया और वो हिसाब रखती थी रोटियों का, कि जैसे जाते जाते वो सोच रही थी उसको 2 रोटियां और मिली थी, कितनी हो गई उसके पास? 3 रोटी हो गई थी। उसने 2 रोटी भी छुपा कर रख ली, अपनी बांध कर रख ली। तो वो सोच रही थी कि अब मेरे पास 3 रोटियां हैं और मैं घर जाकर बुढ़े को परोस दूंगी। तो बुढ़ा तो इतनी ज्यादा रोटी खाता नहीं है, अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 खाएगा। अगर उसको और ज्यादा भूख लगे तो 1.5 खाएगा और 1.5 बच जाएगी। तो वो इतना अपने दिमाग में उसके चल रहा है। आप लोग इतना सोचते हो? मुझे नहीं लगता। आप लोग सोचते हो इतना कि कितनी रोटी बनी है और कितनी घर वाले खाएंगे और कितना होगा? कोई नहीं सोचता। ये सिर्फ मम्मी सोचती होंगी घर की। मुझे लगता है कि मम्मी लोग सोचते होंगे कि हाँ मेरे बच्चा 3 रोटी खाता है तो मैं 4 बना देती हूँ, हो सकता है वो 1 एक्स्ट्रा खा ले। ये सिर्फ मम्मी लोगों का होता है, लेकिन कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि भाई 1.5 वो खा ले तो 1.5 वो खा ले। हिसाब रखना कोई नहीं रखता रोटी का हिसाब। यस कमेंट बेटा। तो रोटी का हिसाब कोई नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे माटी वाली रोटी का हिसाब रख रही है। क्यों रख रही है? इसलिए रख रही है क्योंकि वो गरीब है और उसे अपनी ही नहीं अपने पति की भी चिंता है, अपने बुढ़े की भी चिंता है। तो यहाँ पर ये है, माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है, उसके पास पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज कमाती है और रोज खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बुढ़े पति का भी पेट भरना होता है, इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है, सबको समझ में आया क्लास? Yes, ma'am. ऑक्सीजन की Yes, प्रॉब्लम हो ma'am. रही ना? मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं क्लास, अभी 1 मिनट में ऑफलाइन वाले बच्चों को बता रही हूँ। यस कमेंट बच्चे, थोड़ी थोड़ी देर में अपना मास्क नीचे करके ऑक्सीजन लेके देन उसको आप फिर से लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी सांस लेने में। ठीक है, तो थोड़ा सा मास्क नीचे करके अपना आराम से ऑक्सीजन लो, देन फिर उसको आप चढ़ाओ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाले के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आज माटी वाले बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाले के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? माटी वाली एक मजबूर पत्नी है। पत्नी किस लिए बोला गया? अपने बुढ़े के लिए, क्योंकि वो खाना उसके लिए भी जुटाती है। तो यहाँ है, माटी वाली एक मजबूर पत्नी है, उसका पति विवश और बूढ़ा है। विवश क्यों है? क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है, वो कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो इवन उठने के लिए भी उसको सहारा चाहिए।
तो यहाँ पर उसको बताया है उसका पति विवश और बूढ़ा है, वह काम करने के योग्य नहीं रहा, वह पूरी तरह अपनी पत्नी पर निर्भर हो चुका है, वह पूरी तरह अपनी पत्नी पर निर्भर हो चुका है, इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है, वह खुद खाने से पहले उसके लिए बचाकर रखती है, उससे अपने जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम और लगाव है। सच तो यह है कि वह अब उसके प्रति प्रेम नहीं वात्सल्य और करुणा रखने लगी है। जब भी बूढ़ा दयनीय दशा में पहुंचा है, वह पति के लिए सदैव हो चुकी है। इसका मतलब है वात्सल्य, क्यों कहा बोला गया कि अब प्रेम नहीं है, अब उसके अंदर वात्सल्य है। वात्सल्य मतलब उसे एक बच्चे के समान वो प्रेम करने लगी है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाता तो उसे उठाकर उसका काम कराना, उसे हेल्प करना, एक्सक्यूज मी, तो क्यों? क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे का पूरी तरीके से ख्याल रखती है। तो यहाँ पर उसको एक माँ का रूप भी दिखा दिया अपने पति के लिए, एक एज आने पर उसको बता दिया है कि वो अपने माँ की तरह अपने पति का ख्याल रखती है। ठीक है, तो ये आंसर सबको समझ में आया? यशमी, निमिषा, क्लास समझ में आया? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। वेट, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए पार्ट का एंड है। यहाँ पर जब वो माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रहती है सर पकड़ के और आपाधापी मच जाती है, वो जगह से सबको विस्थापित करने की सब लोग भागने लगते हैं, तो बुढ़िया जो है माटी वाली बोलती है गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इससे मतलब क्या है? इस कथन का आशय है गरीब आदमी को रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए, गरीब आदमी के रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखाड़ा गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। वह मारा मारा फिरता है, इसलिए उसे अपने निवास स्थान पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहना चाहिए जहां का वह मूल निवासी है। कहने का आशय ये है कि गरीब आदमी जो होता है, ये आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि अमीर के सब होते हैं, गरीब को कोई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हो सकता है उसके रिश्तेदार हो माटी वाले में कहीं ना कहीं हो, क्योंकि वो गरीब थी तो कोई उससे रिश्तेदारी नहीं निभाता था, तो वो सिर्फ अपने पति को देखती थी, पति उसको देखता था। पति क्या देखता था? क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी, उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर बोला गया है कि गरीब का जो स्थान होता है वो नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई सगा संबंधी नहीं होता, उसकी हेल्प करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता अपनी जगह को बदल पाना। ठीक है, तो जब वो उजड़ के अपने, अगर आप किसी को वहां से हटाओगे तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ बताया गया। और दूसरी चीज यहाँ पर बताया गया था कि उसकी सुरंग जब ढक दी गई थी तो शहर में पानी भरने लगा, और सबसे पहले क्या डूबा था? शमशान डूबा। ठीक है, अगर माटी वाली सोचो मर भी जाती है, ठीक, और कोई उसका चाहता भी है कि क्रियाकर्म कर दे, क्योंकि वो एक हिंदू महिला थी, कोई कर दे, तो शमशान तो पूरा पानी से लबालब है, तो उसको कहाँ जलाया जाए? तो इसलिए माटी वाली का यहाँ पर बताया गया है कि गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि वो नहीं इस चीज के लिए सक्षम कि वो दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाए, वो दूसरी जगह पर जाके रहने लगे। एक मिडिल क्लास की मुश्किल होता है, मिडिल क्लास को, कि अगर आप दूसरी जगह पर विस्थापित करते हैं उसको एडजस्ट होने में मुश्किल होती है। ठीक है, हाई क्लास को तो ठीक है, इट्स ओके, उनका उनका यही है कि ठीक है अब हम चले जाएंगे, हमारे पास ये बंगला नहीं तो वो बंगला से। ठीक है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि जब भी झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाता है तो जो वहां के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हमारी झोपड़ी कहाँ पे बनेगी, अब हम कहाँ पे जाके अपना निवास स्थान बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है। तो ये भी आपको प्रश्न समझ में आया? उत्तर आकांक्षा, वाहिद, सबको समझ में आया? तो आपके प्रश्न हो गए। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में से
वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाले को सब पहचानते थे? प्रश्न नंबर 1 ये समझ में आ गया सबको? फिर प्रश्न नंबर 2, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? ठीक है, क्लास लेट आए थे, आप दोनों लेट आए थे, तो ये जब मैं वीडियो सेंड करूंगी देन आप लोग उसको देख लेना, ओके। फिर उसके बाद है भूख मिटी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मार्टिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 5, माटी वाले का पूरी रोटियों को इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? फिर प्रश्न नंबर 6, आज माटी वाले बुढ़े को पूरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाले के हृदय के भावों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, या अपने शब्दों में लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 7, गरीब आदमी को शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक तो सबसे पहली बात, ये जो पार्ट है इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम, ठीक है। ये ऐसा पार्ट है कि क्योंकि इसके जो ये छोटे छोटे हैं कि भूख मीठी की भोजन मीठा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो इस पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन पार्टों की जो कृतिका की जो पार्ट है उसकी खासियत ये होती है बेटा कि अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ लिया एक बार अच्छे से, तो उसका आंसर आप लोग खुद निकाल सकते हैं। ये व्याकरण वाली चीज नहीं है कि भाई आपको उसको देखना है इसमें क्या लिखा है और इसका सही मतलब क्या है, तब इसमें अगर आपने पाठ पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक बार पाठ को आराम से पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर्स मैंने बता दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी में करिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने आकर अपनी अपनी कॉपी अभी नहीं ली है, मेरे पास रखी है, तो इस हफ्ते में आकर जो बच्चा जिसकी कॉपी मेरे पास है, इस हफ्ते में आकर आफ्टर 10 to 11 आकर अपनी अपनी कॉपी मुझसे ले सकते हैं, ऑलराइट। 10 to 11 अपनी अपनी कॉपी मुझसे आकर ले सकते हैं, क्योंकि काफी कॉपीज मेरे पास ऑलरेडी हैं, ओके क्लास? ओके मैम। ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चे। मैम। अब इनका तो क्लास